नॉर्वे जहां पर ईवी सेल्स पर कैपिटा काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू यूएस, और जहां एक तरफ पूरी दुनिया कतराती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेने से, और वहीं नॉर्वे में 82% न्यू व्हीकल्स इलेक्ट्रिक ही हैं। लेकिन एक कंट्री जो खुद ऑयल और गैस बाकी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करती है, कैसे वो ईवीज का स्वर्ग बन गए हैं और इसके पीछे इन सिंगर्स का क्या हाथ है। सभी मानते हैं कि ईवीज काफी इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर के लिए, लेकिन नॉर्वे में ये इन सब चीजों से भी काफी ऊपर है। बिलीव इट और नॉट, नॉर्वे का ईवीज से प्यार आज से नहीं है, बल्कि ये लेट 80s से ही था। जब सिंथ पॉप बैंड आहा स्विट्जरलैंड में थे, उन्होंने वहां पर एक फिएट पांडा देखी जो कि कन्वर्टेड थी इलेक्ट्रिक पावर्ड व्हीकल में। इस बैंड के लीड सिंगर मोर्टेन हरकेट सिमिलर कार को नॉर्वे में लेकर आए, जिससे वो बस लेन में चलाते थे, और इनका मानना था कि वो एक ईवी चला रहे हैं जो कि एनवायरमेंट के लिए काफी अच्छा है, इसीलिए वो सरकार को कोई भी टोल टैक्स या फिर पार्किंग टैक्स नहीं देंगे, जिसके चलते इस कार को काफी बार इंपाउंड किया गया। लेकिन ये बैंड दोबारा ऑक्शन में इस कार को खरीद लेता था एंड दे कंटिन्यू देयर परफॉर्मेंस। इन्हें सपोर्ट मिलता था एनवायरमेंटलिस्ट फेडरिक हॉग और हराल्ड एन रोस्टविक से। इस बैंड की इस हरकत की वजह से काफी इफेक्ट पड़ा और इसने एक रास्ता दिया कंट्री के ईवी रेवोल्यूशन को। लेकिन इसके अलावा नॉर्वे को लैंड ऑफ ईवी या फिर एलोन मस्क की फेवरेट कंट्री बनाने की शुरुआत में सबसे बड़ा हाथ था क्रिस्टीना बू का, जो कि सेक्रेटरी जनरल है नॉर्वेजियन ईवी एसोसिएशन की, जिसे 1995 में बनाया गया था। इन्होंने गवर्नमेंट और बायर्स के बीच में ईवी अडॉप्शन और शेप पॉलिसी को बनाने के लिए काफी मदद की थी, जिसकी बदौलत नॉर्वे के ईवी स्टैट्स आज आसमान पर हैं। स्टडी शो करती है कि 2023 में 82.4% नॉर्वे की जो न्यू व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, और इसमें कोई भी प्लग इन हाइब्रिड इंक्लूड नहीं है। 2024 में तो ये आंकड़े और भी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। देखिए, एक वीडियो को बनाने में काफी टाइम, रिसर्च और मेहनत लगती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यू प्रोवाइड करती है तो सिर्फ एक लाइक कर देना। एक्चुअली इस कंट्री का एम है 2025 तक जीरो कार्बन एमिशन को अचीव करना। दूसरी भाषा में कहूं तो नो न्यू आईसीई कार्स, आईसीई यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन कार्स। लेकिन उनका क्या, जिन्हें ईवीज तो पसंद ही नहीं है और जिन्हें सिर्फ मजा आता है डीजल या फिर पेट्रोल वाली कार्स चलाने में। इस चीज को नॉर्वे के गवर्नमेंट ने जिस तरह से हैंडल किया वो काफी काबिले तारीफ है। इसे जानने से पहले ये जानते हैं कि टेस्ला की ईवीज का कैसे बड़ा हाथ है नॉर्वे में ईवी रेवोल्यूशन को लाने में। नॉर्वे का ईवी मार्केट पूरी तरह से डोमिनेटेड है टेस्ला से, और 2023 की मोस्ट सोल्ड कार ब्रांड भी यही है। टेस्ला की शुरुआत ऑफ कोर्स फैन बेस की वजह से हुई थी, और स्टार्टिंग में टेस्ला की गाड़ियों में काफी ज्यादा ब्रेकडाउन्स देखने को मिलते थे, जिसकी वजह से टेस्ला की इमेज काफी खराब हुई। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने खुद को इंप्रूव किया और स्टेप अप किया। उसके बाद दोबारा से लोगों के दिमाग में ये ब्रांड एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना पाई। लास्ट ईयर जनवरी में टेस्ला ने अपनी कार्स की प्राइस को डिक्रीज किया था, जिससे पिछले साल की सेल्स काफी अच्छी रही। लेकिन प्राइस कम करने की वजह से बाकी कार मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स को कम्पीट करने में काफी प्रॉब्लम्स आई। 2023 में टेस्ला ने मॉडल वाई की टोटल 23,000 यूनिट सेल की, जो कि 3.5 गुना ज्यादा है इसके राइवल वॉक्सवैगन ID4 से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नॉर्वे को टेस्ला से कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। इनफैक्ट नॉर्वे ने टेस्ला के इंपोर्ट्स को ब्लॉक करने के लिए स्वीडन की हेल्प भी करी। एक्चुअली नॉर्वे का पड़ोसी देश स्वीडन टेस्ला के अगेंस्ट था, क्योंकि उनकी डिमांड थी कि वो स्वीडन में लोगों की तनख्वाह को बढ़ाएं और उनको अच्छे वर्क कंडीशंस प्रोवाइड करें, जिसका सपोर्ट नॉर्वे की गवर्नमेंट ने भी किया। लेकिन इससे भी नॉर्वे में टेस्ला के नंबर्स पर कोई असर नहीं पड़ा। हालांकि ग्लोबली टेस्ला नंबर 1 ब्रांड हुआ करती थी ईवीज में, लेकिन अभी इसे ओवरटेक कर लिया है BYD ने, जो कि एक चाइनीज ब्रांड है, और चाइनीज ईवी को कम्पीट करना काफी मुश्किल है अभी किसी भी कंट्री के लिए। अगर आप इसकी एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अभी एक तरफ अमेरिकन स्ट्रगल कर रहे हैं टेस्ला को लेके, वहीं दूसरी तरफ नॉर्वेजियन ईवी से जुड़े मिथ को बस्ट करने में लगे हुए हैं। नॉर्वे जैसे ठंडे और विशाल लैंडस्केप वाले देश में ईवीज की रैपिड पॉपुलैरिटी ईवी बैटरीज के रेंज एंजाइटी और सब जीरो क्लाइमेट में अच्छा परफॉर्म ना करने के डर को दूर कर रहा है। ईवीज आर रैपिडली क्लोजिंग इन ऑन 100% मार्केट शेयर। अब ये इसलिए 100% नहीं है क्योंकि टोयोटा ईवीज की प्रोडक्शन में लैग कर रहा है, और टोयोटा नॉर्वे का सेकंड बिगेस्ट कार ब्रांड है। अगर टोयोटा भी ईवीज बनाना स्टार्ट करेगा तो नॉर्वे में ईवी का मार्केट शेयर 100% हो जाएगा। The Toyota is lagging in production of EVs. The moment Toyota is on board, which is a big brand, second biggest brand in Norway, it will be EVs all over. लेकिन नॉर्वे इस मुकाम तक पहुंचा कैसे? द मेन रीजन इज क्लाइमेट चेंज पॉलिसी। नॉर्वे का एम है कि 2050 तक 90 से 95% एमिशंस को रिड्यूस करना है, और ये इनके क्लाइमेट लॉ में भी मेंशन किया गया है। नॉर्वे गवर्नमेंट ने 1000 वर्ड के पॉलिसी को सिर्फ ड्राफ्ट ही नहीं किया, बल्कि उस पर काम करना भी शुरू कर दिया है। सी अर्ली ईवीज इन नॉर्वे वर वेरी ऑड लुकिंग एंड वाज नॉट पॉपुलर। एक कंट्री जहां हिस्टोरिकली लोगों को ड्राइविंग हमेशा से पसंद रही है
और इस कंट्री ने पीटर सोलबर्ग जैसे बेहतरीन ड्राइवर भी प्रोड्यूस किए हैं, स्टिल दे बिकम सक्सेसफुल इन ईवीज बिकॉज ऑफ देयर पॉलिसी वाज फॉर लॉन्ग टाइम एंड नो गवर्नमेंट वाज अपोजिंग। सेम अगर हमारे इंडिया में कोई भी एक पॉलिसी आती है तो ऑपोजिशन वाले चाहे कितनी अच्छी हो उसे अपोज जरूर करते हैं, लेकिन वहां पर अलग अलग गवर्नमेंट आई और गई, बट क्लाइमेट गोल पर काम चलता रहा। The goal has been there all along across different governments. And it's partly due to different political parties agreeing. आइए डिटेल में इस पॉलिसी को समझते हैं। इस पॉलिसी के तहत जो सबसे पहला काम था वो था लोगों को ईवी लेने के लिए इंस्पायर करना, जिसके चलते जो भी व्यक्ति ईवी लेगा उसे बहुत कम टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा उसको टोल भी फ्री और पार्किंग भी फ्री मिलेगी। एंड द बेस्ट थिंग इज कि नॉर्वे के फेमस आइजोट्स को शिप में फ्री में क्रॉसिंग कर सकते हैं ईवी के साथ। लेकिन इनमें से कुछ मेजर्स को रोल बैक कर लिया गया था ताकि इस पॉलिसी का फायदा ज्यादा अमीर लोग ना उठा पाए। तो इसको लेकर इन्होंने एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया था जिसमें ये सारे बेनिफिट्स सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिनकी ईवीज 45,000 यूरो से कम की है। 2025 के टारगेट को कंप्लीट करने के लिए ईवी में टैक्स घटाकर ईवीज को एनकरेज किया गया और वहीं पर आईसीई यानी कि इंटरनल कंबशन इंजन कार्स को डिस्करेज किया गया उन पे टैक्स बढ़ाकर। लेकिन 2025 के बाद या फिर अभी भी वहां पर आईसीई कार्स पर कोई भी बैन नहीं होगा, इवन लोग नई आईसीई कार्स भी ले सकते हैं। इनकी इस पॉलिसी की वजह से नॉर्वे आज इस मुकाम पर पहुंचा है। लेकिन आज भी ईवीज के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। नॉर्वे के लिए जीरो एमिशन गोल को अचीव करने की रेस में एक बड़ा कंसर्न सामने आता है जो कि है चार्जिंग नेटवर्क एंड दैट वोंट सपोर्ट द नंबर ऑफ ईवीज द कंट्री इज एक्सपेक्टिंग। हमारा इंडिया काफी बेटर है लंबे दूरी तक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लेकिन वहां पर एक सिटी दूसरी सिटी से काफी दूर है, इसीलिए प्राइवेट कार काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है और एक लंबे रूट में काफी ज्यादा चार्जिंग स्टेशन की जरूरत होगी। लेकिन सिटी जहां पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है वहां पर नॉर्वेजियन गवर्नमेंट ने लोगों को काफी इन्फ्लुएंस किया कि वो पैदल चले या फिर साइकिल से चले या फिर इलेक्ट्रिक बसेस का यूज करें एंड दे सक्सीड। इनका 2025 का गोल ऑलमोस्ट कंप्लीट है पैसेंजर कार्स के लिए, बट फॉर ट्रांसपोर्ट्स दे नीड टू बिल्ड लाइट ड्यूटी व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस, जो कि 2025 के बाद इनका अगला गोल होगा। फिलहाल जो इनकी ईवीज में एनर्जी जा रही है वो ग्रीन एनर्जी है जो कि हाइड्रो या फिर विंड एनर्जी से आती है। लेकिन काफी लोग दंग रह जाते हैं कि ये कंट्री फॉसिल फ्यूल ऑयल और गैस को एक्सपोर्ट करती है और इनका नेशन फॉर्च्यून भी इसी पर डिपेंड है, जिससे ये पता चलता है कि जिन लोगों के पास तेल की कोई कमी नहीं है वो भी ईवी पर शिफ्ट हो रहे हैं। और ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर में ईवीज पर शिफ्ट करें या फिर ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट करें। नॉर्वे जैसी कंट्री की इतनी अच्छी पॉलिसी अगर बाकी सारे देशों में आ जाए तो काफी चेंजेस आ सकते हैं। हालांकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट एक कार पर 50% टैक्स लगाती है। अगर आप इसका डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर वो भी अपलोडेड है। खैर, आप क्या सोचते हैं, क्या हमारा इंडिया भी ऐसी ही कुछ पॉलिसीज लेकर आएगा जिससे लोगों के लिए ईवी अफोर्ड करना ईजी हो जाए? लेट मी नो इन द कमेंट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।